हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का को करिकुलर पेपर मानव मूल्य एवं पर्यावरण शिक्षा यानी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसके हम यूनिट 3 तक तो हम जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ चुके हैं। यूनिट 4 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून किस वर्ष बना था? ये बना था 1974 में। ISO 14000 एक श्रृंखला है जो कि पर्यावरणीय प्रबंधन उपकरण एवं प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की गुणवत्ता प्रबंधन उपकरण एवं प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की और पर्यावरणीय एवं गुणवत्ता प्रबंधन उपकरण एवं प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ISO 9000 श्रृंखला को स्थानापन्न करते हुए, तो ये क्या हैं? सभी इसकी श्रृंखलाएं हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? द। पर्यावरण पर सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो पर्यावरण पर सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ये स्टॉकहोम में हुआ था। एजेंडा 21 संबंधित है किससे? अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो से। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1981 में बनाया था। सभी जीवधारियों के प्रति सहभाग भारत सरकार का दायित्व है। ये कथन भारतीय संविधान की किस धारा में है? ये 51A(G) धारा में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये कब पारित हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित हुआ था। वन्य अधिनियम क्रियान्वित हुआ 1972 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं बचाव अधिनियम पारित हुआ। ये कब पारित हुआ था? ये 1981 में पारित हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष में लागू हुआ? 2005 में। चिपको आंदोलन है ये वन संरक्षण के लिए, यानी चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1972 में पारित हुआ था। एनजीटी अधिनियम पारित होने का वर्ष है, ये है 2010। भूमंडलीय तापन पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है 1997। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संबंधित है, यानी इनमें किसी से भी संबंधित नहीं है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, ये 1 से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण उत्तरदायित्व है, तो पर्यावरण संरक्षण किसके लिए उत्तरदायित्व है? भारत सरकार का, NGO का, प्रत्येक व्यक्ति का। तो ये क्या है? ये सभी का उत्तरदायित्व है। IPCC संबंधित है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर विरुद्ध विवाद दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है? यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 किससे संबंधित है? ये नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, आदेशों, निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा में प्रदान किया गया है। तो ये धारा 15 में प्रदान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 में क्या वर्णन है? अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के नियमों से संबंधित है? धारा 6। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए जोखिम पदार्थों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? ये धारा 8 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A पर्यावरण को संबंधित करती है। ये किसे? इन सभी के लिए जल वायु भूमि और मानवों के मध्य उपस्थित अंतर संबंध, अन्य जीवित प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म एवं संपत्ति, इन सभी से संदर्भित है। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1974 में लागू हुआ था। जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा बोर्ड में रिक्तियों से संबंधित अधिनियमों या कार्यवाही को असामान्य नहीं करने से संबंधित है? ये है धारा 11। जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों में से संबंधित है? ये है धारा 16। जल अधिनियम 1974 की धारा 25 किससे संबंधित है? ये है नए आउटलेट एवं नए निर्वहन पर प्रतिबंध के लिए से संबंधित है। वही शराब के नमूने लेने की शक्ति तथा उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जल अधिनियम 1974 की धारा किससे संबंधित है? ये धारा 14 से संबंधित है। जल अधिनियम 1974 की धारा 16 वर्णन करती है केंद्रीय बोर्ड के कार्य का। और जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? तो ये धारा 5। जल अधिनियम 1974 की धारा 12 संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सदस्य सचिव एवं बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों से संबंधित है। जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा राज्य बोर्ड के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित है? तो ये धारा 56। जल अधिनियम 1974 की धारा 10 किससे संबंधित है? ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों के स्थायी संघों से संबंधित है। भारत में लागू होने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, तो कौन सा था? जल अधिनियम था। जल अधिनियम में क्या है? जल अधिनियम में 64 धाराएं हैं। वायु रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 29 मार्च 1981 को पारित किया गया था। वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा सदस्यों द्वारा पदों के रिक्तीकरण से संबंधित है? ये धारा 9 इससे रिक्ति से संबंधित है। वायु अधिनियम 1981 कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? तो धारा 16। वायु अधिनियम 1981 की धारा 25 किससे संबंधित है? ये सूचना प्राप्त करने की शक्ति से संबंधित है। वायु अधिनियम 1981 की धारा 39 किसका वर्णन करती है? ये अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का वर्णन करती है। वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा राज्य बोर्डों के संविधान से संबंधित है? ये धारा 5। वायु अधिनियम 1981 की धारा 12 किससे संबंधित है? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों के अस्थायी संघ। वायु अधिनियम 1981 कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? ये धारा 7। वायु अधिनियम 1981 की धारा 10 किससे संबंधित है? ये बोर्ड की बैठक से संबंधित है। किस धारा में कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर दंड के लिए उत्तरदायी होता है? ये ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम की धारा 15 से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ? ये 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा शिकार पर प्रतिबंध से संबंधित है? ये धारा 9 से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 में किसका प्रावधान है? अभयारण्य की घोषणा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 किससे संबंधित है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 किससे संबंधित है? प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी एवं अवरोध की शक्ति से संबंधित है। वन्यजीव वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? तो ये 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की कौन सी धारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माने से संबंधित है? धारा 3A। ये वन संरक्षण है और वो वन्य संरक्षण था।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 की कौन सी धारा अधिकारियों एवं सरकारी विभाग के अपराधों दोषों से संबंधित है? ये धारा 3B। भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ? ये 21 सितंबर 1927 को लागू हुआ था। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ की पहचान कीजिए। तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो समतुल्य है उत्सर्जन में कमी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, यही क्या इसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण समस्याओं के संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो समताप मंडल में ओजोन ह्रास पर हस्ताक्षर किए गए थे। पर्यावरण समस्या से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपभोग एवं उत्पाद को समाप्त करना से को संदर्भित करता है। क्योटो यानी जो जापान में है, क्योटो सदस्य देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई? ये 2012 में समाप्त हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? ये 1989 यानी 89 में लागू हुआ था। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 में स्वीकार किया था। जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो जैव विविधता के लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल अपनाया गया था। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है? तो ये है नागोया प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल हाइड्रोक्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से हटाने में सहायता करता है? तो यह क्योटो प्रोटोकॉल सहायता करता है। नागोया प्रोटोकॉल में कितने पक्ष हैं? तो नागोया प्रोटोकॉल में 91 पक्ष हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन अपनाया गया है? तो वियना सम्मेलन अपनाया गया है। वियना सम्मेलन में पार्टियों ने कितने वर्ष में एक बार मीटिंग करने का निर्णय लिया? तो ये 3 बार मीटिंग करने का निर्णय लिया था। स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब अस्तित्व में आया? तो 2004 में अस्तित्व में आया था। स्थायी जैविक प्रदूषक क्या हैं? तो ये रसायन स्थायी जैविक प्रदूषक हैं। स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका हानिकारक पीओपी को समाप्त करना इनका उद्देश्य था। बेसल सम्मेलन मुख्यतः किससे संबंधित है? हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ तथा उनका निपटान से संबंधित है। UNFCCC यानी UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस का स्थिरीकरण करना। सीमा पर पारिक जल पाठ्यक्रम के उपयोग के लिए कौन सा सम्मेलन अस्तित्व में आया था? इसमें हेलसिंकी सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई थी? 27 सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार द्वारा CPCB में कितने अधिकारियों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें 5 अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कार्य CPCB का नहीं है? तो CPCB का कार्य क्या नहीं है? कृषि में सीवेज एवं उपयुक्त व्यापारिक बहिस्रावों के उपयोग के प्रकारों को विकसित करना इसमें शामिल नहीं है, बाकी क्या है सब शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना में हुई थी, तो क्या हुई थी? इसमें अगस्त 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो
तो अगस्त 1992 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NAEV का मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य है ईंधन, लकड़ी, चारा एवं अन्य वन उत्पादों की मांगों को पूरा करने के लिए नष्ट हो चुके वन एवं आसपास की भूमि को सुधारना है। विश्व वन्यजीव कोष के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे फरीफील्ड ऑसबॉर्न। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस समय में की गई थी? तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में की गई थी। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। IUCN मतलब प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, ये 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय का स्थित है, तो मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किसकी मान्यता प्राप्त एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त एक एजेंसी है। यह एक संगठन है जिसे 1976 में स्थापित किया गया था। यानी यातायात क्या है? एक संगठन है जो 1976 में स्थापित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC की स्थापना कब की गई थी? ये 1988 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना UNEP कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1972 में प्रारंभ की गई थी। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी। अर्थ ऑवर योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2007 में प्रारंभ किया गया था। विश्व प्रकृति संगठन यानी WNO की स्थापना कब हुई थी? ये 2014 में हुई थी। विश्व पर्यावरण सुविधा GEF का संगठन कब स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापित किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। वैश्विक हरित विकास का संस्थान यानी GGGI की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के रूप में भी जाना जाता है, COP26 के रूप में भी जाना जाता है, ये ग्लासगो में आयोजित होने वाला है। NGT का फुल फॉर्म क्या है? तो NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की पूरी राजधानी में माइक्रोन से कम के नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। कितने माइक्रोन से कम? तो ये लगा दिया था 50 माइक्रोन से कम पर। NGT ने किस सामग्री से बने पतंग के तार पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो प्लास्टिक के तार, नायलॉन के तार, कोई भी सिंथेटिक सामग्री, इन तीनों प्रकार के तारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। NGT ने किस नदी के बाढ़ के मैदानों में खुले में शौच तथा अपशिष्ट को भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये यमुना नदी पर प्रतिबंध लगा दिया था। 25 मार्च 2017 को विश्व पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? ये NGT ने किया था। NGT ने किस वेधशाला की पर्यावरण स्वीकृति को निलंबित कर दिया है? ये कर दिया है न्यूट्रिनो वेधशाला थैनिक। NGT के अनुसार वायु प्रदूषण के गंभीर रूप से पहुंचने पर कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। चॉपर से जल का छिड़काव, निर्माण गतिविधियों को रोकना, प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों तथा जेनसेट को बंद करना, तो ये तीनों ही क्या हैं? इसके सही आंसर हैं। वर्तमान में NGT ने तवांग पनबिजली परियोजना की स्वीकृति को निम्नलिखित में किसके आवास संरक्षण का कारण बताते हुए रोक दिया है? ये काली गर्दन वाले सारस। NGT द्वारा 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गौमुख से हरिद्वार तक किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने 28 सितंबर 2015 को केंद्र सरकार से उस याचिका पर उत्तर मांगा था जिसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही 300 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना को चुनौती दी गई थी। उस परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो लखवाड़ में किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की कौन सी धारा वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? तो धारा 9। राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010 की कौन सी धारा अधिकरण के साथ अपीलीय क्षेत्राधिकारी से संबंधित है? तो इसमें है धारा 16। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अधिकरण के पुरस्कार या आदेश या निर्णय के निष्पादन से संबंधित है। भारत में वायु गुणवत्ता को समाप्त करते समय कितने मानदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है? 8 मानदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है। वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है? तो ये इन सभी पर किया जाता है। वायु प्रदूषण सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो 4 से 1 से 500 पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। गैसीय प्रदूषकों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी का उपयोग किया जाता है, यानी अवशोषण टावर या थर्मल ऑक्सीडाइजर, उत्प्रेरक रूपांतरण, इन तीनों के द्वारा क्या है किया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? यानी उसके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है। निम्नलिखित में से क्या ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक शामिल हैं? तो इसमें है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों में कौन शामिल है? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आ। स्वदेशी ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है यह चिंतन तथा अनुप्रयोग की एक सतत प्रक्रिया में प्रकाशित है, यानी चिंतन में नहीं है और अनुप्रयोग में, तो यही क्या है इसका गलत है, बाकी सब सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है? 321 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत के पर्यावरण इतिहास के साक्ष्य को आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। गौतम बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान थे जिसे क्या कहा जाता था? बोधि वृक्ष कहा जाता था। गंगा यमुना दोबारा क्षेत्र में बसने का प्रतिरूप है, तो बसने का रूप क्या है? कॉम्पैक्ट रैंडम। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जलमंडल एवं विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? तो इसमें है जल प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है? तो गोवर्धन भी मल खाता है। जल अजैविक कारक का एक उदाहरण है, यानी जल क्या है? एक अजैविक कारक है। केंद्रीय बोर्ड के कार्य किस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं? तो जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत। लुप्त प्राय प्रजाति वह प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का जोखिम है। निम्नलिखित में से एक विलुप्त प्रजाति है, तो कौन सी है? डोडो क्या है? विलुप्त प्रजाति है। EMS का अर्थ है, तो EMS का अर्थ क्या है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। इसका अर्थ है कौन सा EMS मॉडल सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका है ISO 14001। EMS प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो इसका प्रथम चरण है पर्यावरण का उत्तरदायित्व सौंपना। और ESM के क्या लाभ हैं? तो ESM के लाभ हैं, ये सभी लाभ इसके हैं।
यानी संसाधनों के उपयोग को कम करके लागत कम करना और परिचालन दक्षता में सुधार करना, अपशिष्ट उत्पादों को कम करना। EMS कार्यान्वयन का कौन सा स्तर आंशिक EMS कार्यान्वयन रणनीति है? तो इसका है स्तर 3। EMS किस गतिविधि को शामिल करता है? तो इन सभी के लिए करता है। उद्देश्य लक्ष्यों को स्थापित करना, नीति को स्थापित करना, पर्यावरण समीक्षा का संचालन। पर्यावरण संबंध प्रणाली का प्रथम मानक कौन सा है? तो इसका प्रथम मानक है BS 7750। निम्नलिखित में से कौन EMS को लागू करते समय आधारभूत चरणों का भाग नहीं है? तो इसका भाग प्रबंधन समीक्षा का अस्वाभाविक संचालन नहीं है, बाकी क्या इसमें है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किया जाता है परियोजना से पहले किया जाता है। किस कानून के अंतर्गत EIA अनिवार्य किया गया है? तो इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अनिवार्य किया गया है। EIA का क्या अर्थ है? EIA का अर्थ है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1976 और 77 में प्रारंभ किया गया था। प्रभाव आकलन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। एक अल्पकालिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA की समयावधि होती है 5 से 10 वर्ष की समयावधि होती है। EIA में कितने चरण होते हैं? तो EIA में 5 चरण होते हैं। जल अधिनियम 1974 में तैयार किए गए EIA के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यवाही में एक मुख्य कानून है। और EIA प्रारंभ हुआ, ये 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। वार्नर EIA के लिए 5 श्रेणियों में विभाजित कार्य प्रणाली है। कौन सी प्रमाणन प्रणाली EMAS या IAO 14001 के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? तो ये है EMAS। EMAS का कार्य नहीं है, इसमें अर्थव्यवस्था को कम करना नहीं है। कौन सा ISO मानक अंकेक्षण प्रबंधन प्रणालियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो इसमें ISO 9011 और 2018 प्रमाणित करता है। पर्यावरण अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें बात सही है। मानदंड स्थानीय राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, लेकिन वैश्विक मानकों पर नहीं है। पर्यावरण अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण जोखिम में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें कंपनी की गतिविधियों की तकनीकी प्रकृति शामिल नहीं है। ये क्या है? हमारे 4th यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आने की दृष्टि से हैं। धन्यवाद।